बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे। मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, और इसमें भी हम राज्य कार्यक्षेत्र के 3 बिंदुओं को स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मनु कहता है प्रजा की रक्षा करना, लोक कल्याण करना और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना। आज हम बाकी बचे हुए अपने बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे, जिसमें मनु कहता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन करे। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व माना गया है, और राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मित्रों, वर्ण व्यवस्था थी उस समय और वर्णों के अपने अपने कार्य निर्धारित थे, तो राजा से ये अपेक्षा की गई थी राज्य से कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। ग्रंथ में व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। और मनु ने राज्य का ये भी प्रमुख दायित्व माना है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन हेतु बाध्य करे, जिससे क्या हो कि समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। इसी प्रकार समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की है। यानी जो अपराध करे उनको दंडित किया जाए, तो ये जो दंड है वो क्या है, राजा की सहायता के लिए ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की है। अगला 5वां बिंदु आता है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को मात्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए, राजा को न्याय की स्थापना करनी चाहिए, ताकि क्या हो कि राजा अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में संलग्न रखता है एवं उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं के उल्लंघन को भी वो रोकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में कहीं कोई त्रुटि करता है, आचरणहीन होता है, दुराचार करता है, तो उसके आचरण को, मर्यादा की उल्लंघन को रोकना है और वो दंड से रोकेगा इसे। मनु के अनुसार ये राज्य के दंड के भय का ही परिणाम है कि समस्त व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते हैं। दंड व्यवस्था का इतना भय होता है व्यक्तियों में कि लोग क्या है, अपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने अपने कर्तव्यों से भी विचलित नहीं होते, कर्तव्यों से भी दूर नहीं हटते हैं, कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, क्योंकि जो कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उसे दंड का भय रहेगा। मनु की मान्यता है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से एवं विचारपूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके विपरीत यदि इसका व्यवहार अनुचित रीति से तथा लाभ या प्रमाद के आधार पर किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। न्याय करने के लिए समस्त नागरिकों को क्या है कि यदि उचित व्यवहार है तो उनको कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अनुचित व्यवहार है तो दंड दिया जाना चाहिए। इससे नागरिक प्रसन्न होते हैं और दंड का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार राज्य इस दायित्व के समुचित पालन के द्वारा समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का संचार करता है, क्योंकि यदि राज्य अपने इस दायित्व को नहीं निभाए तो शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को आक्रांत कर लेंगे। यानी ताकतवर जो होगा वो कमज़ोर को दबाएगा और समाज में उचित अनुचित का भेद भी समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार सर्वथा चारों तरफ अन्याय व्याप्त हो जाएगा। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मापदंडों को अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करता है। 6वां बिंदु आता है राज्य के कार्यक्षेत्र का प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे
तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें व शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित न करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी स्वयं ही यदि कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो फिर लोगों को किस तरह का प्रशासन मिलेगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि राजा क्या करे, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और ये ध्यान रखे कि ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, वो अपने दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करते रहे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी न करें। मित्रों, इसमें एक छोटी सी कथा मैं आपको बताऊं। किसी राजा के दरबार में कोई एक व्यक्ति को पुरस्कार मिलना होता है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जब वो जाने लगता है दरबार के अंदर, तो पहले पहरेदार ने उससे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप पहले मुझे कुछ दो। उसने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पहरेदार ने कहा कि आप क्यों जा रहे हो? तो बोले मुझे इनाम मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो वो कहता है कि आप मेरे से वादा करो कि आपको जो पुरस्कार मिलेगा उसका आधा आप मुझे देंगे। तो उसने हाँ भर दी। वो दूसरे दरवाजे के पास पहुंचता है, क्योंकि राजमहल है, राजा का दरबार है, कई सारे दरवाजे होते हैं। वो दूसरे गेट पर पहुंचता है, वहाँ भी उसको वो पहरेदार कहता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे कुछ दो। और बदले में फिर वो आश्वासन ले लेता है, वादा ले लेता है कि आपको जो मिलेगा आधा मुझे आप देंगे। इस तरह से जितने भी गेट होते हैं उन सब के कर्मचारी उससे कुछ न कुछ मांगते हैं और वो सबको कहता है मुझे जो मिलेगा उसमें से मैं आपको दूंगा। इस तरह से राजमहल में, राज दरबार में पहुंचता है। वहाँ राजा जब उसको इनाम देने की पेशकश करता है तो वो कहता है नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे 100 कोड़े मारने का आदेश दीजिए। तो राजा अचंभित होता है कि ऐसा क्यों? वो कहता है मुझे 100 कोड़े मारने का आदेश दीजिए आप। वो राजा आदेश देता है इसको 100 कोड़े मारे जाएँ। तो वो कहता है कि नहीं रुको, मुझे अकेले को नहीं, दरवाजे पे जितने लोग खड़े हैं उन सबको भी बुलाया जाए, क्योंकि मेरे पुरस्कार में उन सब ने अपनी हिस्सेदारी मांगी है। तब राजा को पता चलता है कि कितने भ्रष्ट लोग जो है उसके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह राजा को अच्छी प्रकार से करना चाहिए। अंतिम बिंदु 7वां आता है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। मनु की मान्यता है कि अंतर्राज्यीय संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख पाता है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझना पड़े। मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है और शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षटगुण नीति तथा उपायों का विवेक सम्मत पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया है। मित्रों, ये जो नाम आ रहे हैं, मंडल सिद्धांत, षटगुण नीति, ये सभी हम आगे के अपने लेक्चर्स में इन सबको स्पष्ट करेंगे, पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि मनु ने राजा को परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने का भी एक कर्तव्य माना है, उसका कार्यक्षेत्र माना है कि राजा को दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों का विवेकपूर्ण संचालन करना चाहिए। मनु कहता है कि राजा को सतर्कतापूर्वक शासन संचालन करने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से अपनी प्रजा को सुरक्षित भी रखना चाहिए और इसके लिए वो कहता है कि परराष्ट्रों के संबंधों के संचालन में ध्यान रखा जाए कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझना पड़े, क्योंकि युद्ध से जनधन की हानि होती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? मंडल सिद्धांत और षटगुण्य नीति का तथा अन्य उपायों का विवेक सम्मत पालन करना चाहिए। तो मनु आगे बताता है मंडल सिद्धांत में कि किस तरह से एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा संबंध होता है, उसका मित्रता का या शत्रुता का कैसा व्यवहार होता है, ये सारी बातें उसने बताई है। षटगुण्य नीति में भी वो कहता है कि 6 प्रकार की नीतियों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आगे के अपने लेक्चर में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ आप ये समझ लें कि अनावश्यक युद्ध में न उलझना चाहिए राजा को, जनधन की हानि होती है और यदि आवश्यकता पड़े तो फिर युद्ध से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की व्यापक परिधि का विवेचन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं वो प्रजा का कल्याण करते हैं। जहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति सार जैसे ग्रंथ राज्य के दायित्वों व गतिविधियों का विस्तृत विवेचन करते हैं, मनुस्मृति में राज्य के कार्यों की विस्तृत सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये राज्य के कार्यक्षेत्र हैं। मनु ने सैद्धांतिक रूप से राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया है।
एक बार पुनः हम बता दें कि राजा के या राज्य के कार्य क्षेत्र को बता करके मनु ये सिद्ध करता है कि जो राजा होगा वो उसका राज्य लोक कल्याणकारी होगा। राज्य के कार्य क्षेत्र में उसने माना है प्रजा रक्षण, लोक कल्याण, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन, न्याय की व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह और परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह है। ये है मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे शासक के व्यक्तिगत गुणों के बारे में मनु क्या कहता है। जो शासक है, जो राजा है, उसके व्यक्तिगत गुण क्या क्या होने चाहिए। तो इसके लिए मनु ने शासक को अत्यंत व्यापक व जटिल दायित्वों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी माना है। शासक इन दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह आवश्यक क्षमताओं व योग्यताओं से विभूषित हो। यानी राजा को बहुत सारे दायित्वों की पूर्ति करनी है, वो जटिल कार्य भी होंगे, सरल भी होंगे। तो इसके लिए ऐसा शासक होना बहुत जरूरी है जिसमें आवश्यक क्षमताएं व योग्यताएं हों। मनु ने बताया है कि शासक के व्यक्तिगत गुणों को 3 पक्षों का चित्रण किया है। शासक के उन्नत व्यक्तित्व के लिए आवश्यक नैतिक गुण, उसके दायित्वों के सुदक्ष निर्वाह के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यताएं तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा। यानी उसके व्यक्तित्व में कुछ नैतिक गुण होने चाहिए, उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए और उसका कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना तो बहुत ही जरूरी है। ये 3 प्रकार के 3 पक्षों के गुणों का उसने चित्रण किया है। शासन के नैतिक गुणों में मनु ने विनयशीलता का सर्वोच्च स्थान दिया है। शासक में विनयशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, विनम्रता, विनयशीलता होनी चाहिए। मनु की मान्यता है कि विनय के द्वारा ही शासक राज्य, ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और अविनय के कारण, यानी कोई जो विनम्र नहीं है, अविनय के कारण पथभ्रष्ट होने तथा परिणाम स्वरूप राज्य से वंचित हो जाने वाले राजाओं के बारे में भी उसने उदाहरण दिया है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि किस तरह से राजा पृथु, मनु, कुबेर आदि ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने विनम्रता के माध्यम से ऐश्वर्य व राज्य को प्राप्त किया था। तो राजा में विनम्रता का होना तो बहुत ही आवश्यक है। मनु ने इंद्रिय नियंत्रण को शासक के लिए अत्यंत आवश्यक गुण मानते हुए कहा है कि राज्य में इस गुण का अभाव होने पर प्रजा शासक की आज्ञाओं की अवमानना प्रारंभ कर देती है। यानी राजा को अपना मन और अपना तन जो है वो नियंत्रित रखना चाहिए, इंद्रिय नियंत्रित रखनी चाहिए, क्योंकि यदि इंद्रिय नियंत्रित नहीं होंगी, राजा का मन भोग विलास में ज़्यादा रहेगा, आसक्ति में ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में प्रजा भी क्या करेगी, उसकी आज्ञाओं की अवमानना यानी डिसओबे करना प्रारंभ कर देती है। मनु ने शासक के संतुलित व्यक्तित्व के लिए उसे कुछ दुर्गुणों से बचने का परामर्श दिया है कि राजा को कुछ दुर्गुण हैं उनसे दूर रहना चाहिए। दुर्गुणों से, बुरे जो गुण हैं हम उनको बुराइयां कह सकते हैं, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, जिसमें है मृगया यानी शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में शयन, दिन में सोना, परनिंदा करना, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति रखना, मद्यपान यानी शराब पीना और नाच गान में आसक्ति रखना, निष्प्रयोजन एवं व्यर्थ भ्रमण, बिना किसी कारण के फालतू घूमना, या आदि 10 जो व्यसन है, बुराइयां हैं, इन सब से राजा को दूर रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये किसी भी शासक पे लागू हो सकती है। आज के हमारे जितने भी शासक हैं उन सब पर भी ये लागू होता है। मनु ने चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, पर्धनापहरण, कटुवचन, कठोरता आदि दुर्गुणों को भी जय क्रोधजन्य व्यसन माना है। इसलिए उसने क्या कहा है कि राजा को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से फिर ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। इसलिए राजा को चुगलखोर भी नहीं होना चाहिए, दुस्साहसी भी नहीं होना चाहिए। साहस अच्छी बात है लेकिन दुस्साहस अच्छी बात नहीं होती है। राजा को ईर्ष्या, द्वेष, परधन अपहरण, कटुवचन, कठोरता, ये सब जो है नहीं अपने आचरण में रखना चाहिए। ऐसा जो राजा होगा वो जनता के द्वारा क्या है, निंदनीय एवं घृणित होता है। प्रजा उसका क्या कहते हैं, उसको हीरो नहीं मानती है, फिर उसकी आज्ञाओं का पालन बस बेमन से ही करती है। वो उनके लिए अनुकरणीय नहीं होता है, सुपर हीरो नहीं होता है। शासक की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक गुणों में मनु ने शूरवीरता, पराक्रम, बलशालिता, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु एवं कठोर बनाने की क्षमता को सम्मिलित किया है। यानी शासक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसमें वो मानता है वो शूरवीर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए,
चतुराई उसके अंदर, चातुर्य होना चाहिए उसके अंदर, और समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को कभी बहुत कोमल बना ले, कभी कठोर बना ले, ऐसी क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार उत्तम गुण एक शासक में होना बहुत ही जरूरी है। शासक को निष्ठापूर्वक दायित्व पालन में संलग्न रहने का परामर्श देते हुए मनु ने दानशीलता, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता और निष्कपटता आदि गुणों को आवश्यक माना है। शासक के लिए उन्होंने कहा है, मनु ने कहा है कि शासक में क्या होना चाहिए, दानशीलता होनी चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विद्वानों के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, विद्वान लोग जो बात कहते हैं, शास्त्र सम्मत जो बात कहते हैं, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए, वो अन्यायप्रिय नहीं हो, न्यायप्रिय हो, और निष्कपटता, उसके अंदर कपट, छल कपट नहीं हो, ये गुण उसके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से शासक के व्यक्तिगत गुणों में मनु कहता है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं होनी चाहिए, व्यसन उसके अंदर नहीं होने चाहिए, दुर्गुण उसके अंदर नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ वो इस तरह का नहीं हो कि वो अन्याय प्रिय हो, ऐसा बात भी नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो शूरवीर होना चाहिए, पराक्रमी, बलशाली, चातुर्य और समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को कोमल और कठोर बनाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ दानशील प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विद्वानों के प्रति आदर भाव उसके मन में होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्यायप्रिय नहीं होना चाहिए, और निष्कपटता, छल कपट से रहित उसका मन होना चाहिए। इन गुणों को शासक के लिए उसने आवश्यक माना है। ये थे शासक के व्यक्तिगत गुण, और उससे पहले हमने राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।